बौखलाई हुई केंद्रीय भाजपा सरकार ईडी भेजकर छापेमारी शुरू कर रखी है। अचानक ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कैसे एक्टिव हो गई? केंद्रीय जांच एजेंसियों पर उठे सवाल। हर बार कार्रवाई पर उठते हैं सवाल। विपक्षी खेमे का होता है आरोप। प्रतिशोध की राजनीति का लगता है आरोप। इसी बीच बड़ा सवाल यह है कि क्या एजेंसियों पर होता है सरकारों का नियंत्रण, या फिर फ्री हैंड करती है ये जांच एजेंसियां काम? राजस्थान की सियासी संग्राम में सरकारी एजेंसियों की एंट्री सभी समय हुई है। जब सरकार पर बहुमत का संकट खड़ा हुआ, कांग्रेस के पायलट ने अपनी उड़ान सरकार के मुखिया के खिलाफ की, तो गहलोत अपनी सरकार को बचाने की जुगत में लगे। पहले विधायकों की बैठक, उसके बाद विधायकों की होटल में बाड़ाबंदी की गई, जो कि आज तक जारी है। लेकिन इस बीच जब गहलोत सरकार संभलने लगी, तब गहलोत के नजदीकियों पर आयकर ने अपना शिकंजा कसा। तो वहीं गहलोत के नजदीकियों पर ईडी ने कार्रवाई शुरू कर दी, जिसको कांग्रेस ने प्रतिशोध की राजनीति करार दिया। मंत्रियों पर अभी ये कार्रवाई कुछ मंत्रियों पे भी होगी। हमें पता है मंत्रियों के यहाँ मुख्यमंत्री ये तो कुछ भी कर सकते हैं। अभी तो मुख्यमंत्री के भाई के यहाँ गए हैं। हम तो इंतजार ही कर रहे हैं कि कब ये मुख्यमंत्री, मंत्री, सेक्रेटरीट कहीं भी घुस सकते हैं ये, क्योंकि जब संविधान का पूरी तरह से दुरुपयोग करना है, अपमान करना है, तो अब ये किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब कुछ बचा नहीं है। ऐसा नहीं है कि केंद्रीय जांच एजेंसियों की ये कार्रवाई कोई पहली बार हो रही है। अक्सर जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई को अंजाम देती रही है, लेकिन सियासत में इस पर आरोप भी हर बार लगते रहे हैं। केंद्र में जिसकी सरकार होती है, उस पर केंद्रीय जांच एजेंसी के दुरुपयोग का सीधा आरोप लगाया जाता है, जिससे इनकी छवि पर असर पड़ा है। लेकिन केंद्र में बैठी भाजपा ने राजस्थान में की जा रही कार्रवाई को जांच एजेंसी का अपने स्तर पर मामला बताया है और केंद्र के किसी भी हस्तक्षेप से इनकार किया है। लेकिन दूसरी तरफ एसओजी और एसीबी पर भाजपा ने राज्य सरकार के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। ये आरोप राजस्थान की सरकार पर भी आराम से लग सकता है, लेकिन केंद्रीय एजेंसियां हैं, वो बहुत आनन फानन में उनकी कार्रवाई नहीं होती है। उसके लिए उनका एक निश्चित प्रक्रिया होती है, बहुत लंबे समय तक उनकी सर्वे और सर्च वगैरह होती है। लेकिन आज किस वजह से, किस रूप में हुए, उसके बारे में मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, पता करूंगा, उसके बाद कुछ बात करता हूं। देश में केंद्रीय जांच एजेंसियां अपना काम पहले से करती रही है, लेकिन सियासी संग्राम के माहौल में यदि इस तरह का एक्शन लिया जाता है, तो सियासी गलियारों में इसे प्रतिशोध की राजनीति करार दिया जाता है। प्रदेश के सियासी संग्राम में इस बीच विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी लगा दी है, लेकिन पायलट खेमे ने भी इसके खिलाफ केवियट लगा दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान का सियासी घटनाक्रम कब कौन सा मोड़ ले ले किसी को पता नहीं है। और अभी जो स्थितियां दिख रही है, कोई भी रणनीतिकार ये बताने को तैयार नहीं है कि ये इतनी तारीख को इसका एंड होगा। मुझे एक बात ध्यान आती है, जैसे कोरोना का लेकर के कोई नहीं कह सकता अभी कि कोरोना का भविष्य क्या होगा, कब तक हमें सफर करना पड़ेगा, मुंह पे नकाब की तरह मास्क कब तक रखना पड़ेगा, कोई नहीं कह सकता। वैसे ही राजस्थान की सियासत भी एक ऐसे मोड़ पे आकर के खड़ी हो गई है
कि अब ये आगे बढ़ती जा रही है। और सबसे रोचक बात ये है कि जैसे हम शाम को आंकड़ों का इंतजार होता है कि आज देश के आंकड़े, राजस्थान के आंकड़े, किसी प्रदेश के आंकड़े कितने आ रहे हैं कोरोना को लेकर, ऐसे ही हमारा पेशा है जर्नलिस्ट का, हम भी बड़े इंतजार के साथ में रहते हैं कि कोई नई चीज तो नहीं है। हम ये मान करके चलते हैं कि चलिए 24 तारीख को अदालत का फैसला आएगा, 2 दिन रिलैक्स मूड में रहेंगे, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। लेकिन कहाँ रिलैक्स, हर आधे घंटे बाद, घंटे भर बाद, एक दिन बाद कोई परिस्थितियां बदल सकती हैं। अब ये मामला हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट की ओर भी रुख कर चुका है। और बात केवल सुप्रीम कोर्ट तक नहीं है, सुबह की शुरुआत आप लोग सब नाश्ता कर रहे होंगे, लेकिन हमारी कलम की शुरुआत होती ईडी और आईटी के छापों के साथ। दोपहर होते होते सुप्रीम कोर्ट की ओर रुख करना पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि एजेंसीज काम करें, उनको बनाया इसी वजह से गया है। लेकिन क्या वास्तव में भारत की राजनीति में या सियासत में प्रतिशोध का वायरस तो नहीं घुस रहा है? जांच एजेंसियों को उस रूट पर तो नहीं भेजा जा रहा है कि आने वाले दिनों में अगर कभी कहीं किसी भी स्टेट में कोई सरकार बदलती है तो आप मान के चलिए, इसमें कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि जिससे हम एक आम भाषा में बटरबाज कहते हैं, वो लोग फाइलें रेडी रखेंगे कि सर कभी जरूरत हो तो बंदे को याद करिएगा, ये फाइल इसकी मेरे पास है, जिसको हम आम भाषा में जोशी जी बताएंगे, जिसे हम कुंडली कहते हैं कि नेताजी की कुंडली मेरे पास है सर। मुझे लग रहा है दुर्भाग्यपूर्ण होगा। तो चले मजमून कुछ इसी तरह से है, हम कुछ कानूनी दावपेच और सियासी जो चौसर जम रही है उसे किस तरह से देखा जाए। कोर्ट 24 तारीख के बाद, उससे पहले ही क्या वास्तव में क्या आवश्यकता पड़ रही है कि उससे पहले कोई डिसीजन हो। तो तमाम जो पहलू हैं आज के करंट अपडेट्स उसके साथ हम आपके साथ में मुखातिब हो रहे हैं। और वरिष्ठ विधिवेत्ता AK जैन साहब हमारे साथ इस मुद्दे पर जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार श्याम सुंदर शर्मा साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजस्थान पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी योगेंद्र जोशी जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस नेता RC चौधरी जी हैं, भाजपा नेता मनीष पारिक साहब हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं सबसे पहले जैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। 24 तारीख के मुकर्रर कर दी गई फैसले की डेट और बाकायदा हम्बल रिक्वेस्ट के साथ में एक जो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका जिसमें एक आपस से अच्छा सामंजस्य बना रहे, ऑर्डरली उसमें जो लैंग्वेज है उसमें भी यही लिखा गया है कि 24 तारीख तक के लिए इसका तो लिहाजा कर सकते हैं, मतलब एक आग्रह रेस्पेक्टेबल उसमें लिखा हुआ है। इस बात को स्वीकार करते हुए स्पीकर, लेकिन SLP दायर की जाती है सुप्रीम कोर्ट में, इसके क्या मायने हो सकते हैं? देखिए, पहली बात तो कानूनी पहलू की बात करें। ये लोग के जजमेंट्स में सुप्रीम कोर्ट के कुछ फेमस जजमेंट्स है एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में, और उसके बाद अभी 2020 का ही केशव सिंह का जजमेंट है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने बार बार एक प्रिंसिपल ले डाउन किया है कि जो एंटी डिफेक्शन लॉ में जो स्पीकर जो काम करता है वो विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में नहीं करके उस ट्रिब्यूनल के चेयरमैन के रूप में करता है, अर्थात उसकी हैसियत एक न्यायाधीश की सी होती है। और सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जुडिशियल रिव्यू उसका कर सकती, अर्थात उसमें कोई टेक्निकल कमी रही हो उसमें, या कोई अगेंस्ट द लॉ ऑर्डर पास किया गया हो या मेलाफाइड किया गया हो, उस लिमिटेड पर्पज से जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। इन दोनों जजमेंट्स में बार बार ये कहा है कि पिटीशन पेश के बाद, यानी जो इंटरलोकुलेटरी स्टेज है, मतलब नोटिस दिया है, जवाब लिया है, क्या डेट दी है, इन सारी बातों को लेकर इंटरलोकुलेटरी स्टेज पर कोर्ट कोई भी आदेश पारित नहीं कर सकती, किसी प्रकार से इंटरफेरेंस नहीं कर सकती। कोर्ट में जब ये मामला गया, यहाँ पर चुनौती इस बात को दी गई है कि जो नोटिस दिया गया है वो नोटिस अवैध है और जो स्पीकर हैं वो दुर्भावना से काम कर रहे हैं, मुख्यमंत्री के कहने में काम कर रहे हैं। और इसके सपोर्ट में उन्होंने कहा कि रात को नोटिस दे दिया गया, पर्याप्त टाइम नहीं दिया गया, 7 दिन का टाइम है उसकी जगह 3 दिन का टाइम दिया गया, और बसपा के केस का भी उदाहरण दिया, समथिंग लाइक। स्पीकर ने पहले दिन ये ग्रेस बताई कि उन्होंने कहा कोर्ट में पेश हो गया तो मैं शाम तक ऑर्डर नहीं करूंगा। फिर डेट एडजॉर्न हुई तो उन्होंने कहा, ये कोर्ट में भी कह दिया कि भाई 21 तारीख की शाम, ये तय हो गया कि 21 की शाम को 5 बजे तक वो स्वेच्छा से कोई आदेश पारित नहीं करेंगे। यहाँ भी यही हुआ था, कोर्ट ने 3 लाइन लिखी, शुरुआत में लिखवा ली थे कि ये अभी
रिक्वेस्ट द स्पीकर के, हम कोर्ट से भी प्रार्थना करते हैं कि वो जैसा उन्होंने पहले किया है वैसे ही, अब चूंकि 24 को हो गई है तो 24 तारीख के इस कोर्ट के आदेश पर प्रसारित करने तक इस नोटिस पर कोई कार्रवाई नहीं करे और इसको आगे एक्सटेंड कर दे। पर उसके बाद उन्होंने एक लाइन करके कि हम इस प्रकार का निर्देश देते हैं। इससे लेकर स्पीकर को एक वो हुआ कि भाई एक संवैधानिक संस्था दूसरी संवैधानिक संस्था को इस प्रकार से निर्देश नहीं दे सकती, और उन्होंने इसको एसएलपी में चुनौती दी। अब एसएलपी में जहां चुनौती में जो प्रेयर की है वो तो यही की है कि ये स्पीकर का जो ये हाई कोर्ट का ये जो आदेश है ये बियॉन्ड जुरिस्डिक्शन है, इसको रोका जाए। पर उन्होंने प्लीडिंग्स में सारी बातें लिख दी कि उसको पिटीशन का एंटरटेन करना गलत था, इसको को इस बारे में सुनवाई करना गलत था, इसमें इतनी दिन की कार्रवाई करना गलत था, ये सारी की सारी बातें उन्होंने लिखी है। पर प्रश्न इस बात का है कि आपको ये बताइए कि भाई ये गलती से लिखा है या क्लेरिफिकेशन है। कोर्ट में कई बार कोई ऑर्डर में कोई गलती हो जाती है तो उसमें सुधार, क्योंकि एक तरफ तो आप रिक्वेस्ट लिख रहे हैं, दूसरी तरफ डायरेक्शन दे रहे हैं। रिक्वेस्ट और डायरेक्शन दो अलग अलग चीजें, रिक्वेस्ट तो माने या नहीं माने, डायरेक्शन बाइंडिंग होता है। तो इसको ले जाने की बजाय सीधा सुप्रीम कोर्ट में ले जाना, या तो ऐसा लगता है कि स्पीकर को यह हर्ट हुआ कि मुझे निर्देश कैसे दे दिए जबकि सुप्रीम कोर्ट के पहले से डायरेक्शन है, या उनका यह मानना है कि जो कोर्ट ने डायरेक्ट वर्ड लिखा है कि हम डायरेक्ट, वो जानबूझ के लिखा है, ये कोई गलती नहीं है, इसको इसलिए हम वहां रिव्यू के लिए नहीं जाएंगे। तो इसलिए अब ये कल परसों जब भी ये सुनवाई होगी तब जाकर ये मामला इसमें तय होगा। परंतु हमेशा ही विधायिका का और न्यायपालिका की जो विधायिका को, या ये कह सकते हैं हाउस को जो न्यायिक शक्तियां दी हुई हैं, उसको लेकर ये विवाद पहली बार नहीं हुआ है। ये विवाद वर्षों से होता है। सबसे पहले 1964 में हुआ था जब जैन साहब, एक मेरा सवाल है यहाँ पे, एक सवाल है, जब एसएलपी लगी गई है तो 24 तारीख को जो जजमेंट आएगा वो प्रभावित हो सकता है, इसे रोका जा सकता है कि अभी एसएलपी सुप्रीम कोर्ट हियरिंग में है तो आप इसका ऑर्डर नहीं सुनाएं? देखिए, इस मामले में ये डिपेंड करता है कि कोर्ट का व्यू क्या रहता है और पार्टीज का व्यू क्या रहता है। जैसे स्पीकर ने हाईकोर्ट में मामला पेंडिंग रहते हुए अपने आप आगे कार्रवाई रोक दी थी, तो निश्चित रूप से वैसे भी हाईकोर्ट भी ये कह सकती है कि जब ये मामला आप एसएलपी में सुप्रीम कोर्ट में ले गए हैं और अनलेस सुप्रीम कोर्ट कोई आदेश नहीं दे दे उसमें, तो हम इसमें आदेश पारित करना उचित नहीं समझते। और वैसे भी जो कल जो आदेश पारित हुआ है हाईकोर्ट का, उससे ये नहीं लगता कि कल की तारीख उन्होंने इस याचिका के अंतिम निस्तारण के लिए तय की हो। कल की तारीख उनकी, मुझे लगता है कि जो अंतरिम उनका प्रार्थना पत्र है उसके निस्तारण के लिए तय की गई है, क्योंकि उसमें लिखा है कि ये 3 लोग जिनको उन्होंने एप्लीकेशन दी थी, इनको पक्षकार बनाया जाए, अमेंडेड टाइटल पेश किया जाए और इनको उनकी कॉपीज दी जाए अमेंडेड पिटीशन की। तो अभी जब कुछ पक्षकारों को आपने कॉपी अवेलेबल कराई है तो फाइनल डिसीजन तो वैसे भी नहीं हो सकता। इंटरिम जो स्टे इन्होंने मांगा है उस पर सुनवाई करने के लिए रखा है। स्पीकर को ये लग रहा है कि ये डिसीजन फाइनल नहीं दे रहे हैं, इंटरिम ऑर्डर पर कोई आदेश पारित करेंगे, इसलिए वो एसएलपी में चले गए। जी, मैं वापस आऊंगा सर आपके पास में। मैं योगेंद्र जोशी जी की ओर रुख करना चाहूंगा। सर, जांच एजेंसी पे आरोप पहले भी लगते रहे हैं, आप स्टेट गवर्नमेंट के एक महत्वपूर्ण पद पे रहे हैं, लेकिन आईटी, ईडी इन पे ज्यादा नहीं होता था। पहले सीबीआई की बात की जाती थी कि साहब सीबीआई से फाइल दी जाती है और अपना काम निकाला जाता है। ये हर गवर्नमेंट में ये सब कुछ देखने को मिला है। लेकिन अब ज्यादातर ईडी और आईटी का भय ज्यादा होने लगा है, सीबीआई पीछे चली गई है। इसी तरह से बीजेपी आरोप लगा रही है कि ये बात मैं कह रहा हूं कांग्रेस के आरोप की, या आरोप मत मानिए, लेकिन ऐसा यूज किया जा रहा है। ये दिखाई ऐसा देता है कि ऐसा समय क्यों चुना जा रहा है। ऐसे ही लोकल जो, यानी कि स्टेट की जो एजेंसीज हैं, सीआईडी सीबी है या पुलिस है या फिर एसओजी एंटी करप्शन ब्यूरो, उनको यूज किया जा रहा है। ये दोनों तरफ से आरोप लग रहे हैं। तो वास्तव में इसकी सच्चाई क्या है? क्या वास्तव में एजेंसीज का दुरुपयोग होता है? दुरुपयोग शब्द का प्रयोग मैं इस वजह से कर रहा हूं कि वास्तव में किसी को डराने या धमकाने के लिए संविधान किसी को यह अधिकार नहीं देता है कि आप इसे टूल बना करके काम करें। अगर कोई गलत है उसको दंड दीजिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन टूल मत बनिए और बनाइए भी मत। ये साफ संविधान हमारा कहता है। तो ऐसे पोजीशन में क्या कहा जाए इसे?
योगेंद्र जी, पहले के जमाने के जो राजनेता हुआ करते थे, उन लोगों के पास उन 1 या 2 या 5 राजनेताओं की फाइल रहती थी, और वो जो 1, 2, 4 नेता जो है वही बदमाश हुआ करते थे, ज्यादा नहीं। तो वो फाइल जो है उनको दिखा दिया करते थे कि भाई देख, तेरी फाइल है, तेरे कर्मों की मेरे पास है, अब ज्यादा करेगा तो तेरे खिलाफ ही कानूनी कार्रवाई कराऊंगा। उस समय में सीआईडी और स्पेशल ब्रांच ही हुआ करती थी, एसओजी वेसोजी यहाँ थी नहीं, और बहुत ही ज्यादा ये सीबीआई भी जो है अब काम करने ज्यादा लगी है, नहीं तो पहले सीबीआई का भी कोई स्टेट में रोल नहीं था। लेकिन अब क्या है कि 1-2 नेता नहीं, यहाँ तो नेताओं की बाढ़ की बाढ़ी। मान लो 20 नेता एक साथ है, तो एक नेता उनको 20 नेताओं को फाइलों के माध्यम से कंट्रोल नहीं कर सकता। तो अब इन्होंने क्या किया है, इस नए परिप्रेक्ष्य में इन्होंने स्टेट गवर्नमेंट में एसओजी, एटीएस, सीआईडी, ये जो यहां की संस्थाएं हैं, इनको अपने अधीनस्थ लोगों को दबाने के लिए या उनको ठीक रास्ते पे लाने के लिए करने का प्रयास किया है। उसमें जो भी मैक्सिमम धाराओं के मुकदमे होते हैं वो दर्ज कर लेते हैं, और चाहे वो उन धाराओं पे लागू होते हैं या नहीं होते हैं, लेकिन वो दर्ज कर लेते हैं। और दर्ज करने के बाद में कोई जमानत कराता फिरता है, कोई कहां डोलता फिरता है, उनको तंग करा जाता है। ये स्टेट गवर्नमेंट में होता है, जो अब होने लगा है, और अब तो काफी जोरदार स्केल पे हो रहा है, जो आप देख रहे हो 5-7 दिन से। अब रही सवाल गवर्नमेंट सेंटर की। अब सेंटर में क्या था साहब कि सीबीआई थी पहले महत्वपूर्ण, तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने सीबीआई के भी टांका लगा दिया। तो जब सीबीआई के वहां टांका लगाया, तो राजस्थान में गहलोत जी ने भी एक टांका लगा दिया। इन्होंने भी एक आदेश जारी कर दिए कि सीबीआई यहां कोई बिना हमारे पूछे जांच नहीं करेगी, फलाना ढिमाका वो। अब क्या कहा, अब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास 2 एजेंसियां ऐसी हैं जो मजबूत हैं, जो घर के अंदर एंटर कर सकती हैं रसोई तक, वो ईडी और ये है इनकम टैक्स। अब आप देखिए, ये इनके माध्यम से काम लेते हैं। अब हमारे संविधान का आर्टिकल है 14, उसमें यह कहा गया है कि समान रूप से कार्रवाई की जाएगी, समान रूप से सभी नागरिकों को समान माना जाएगा। तो ऐसा नहीं किया जाएगा कि साहब किसी के प्रति तो 1 कार्रवाई हो रही है, किसी के प्रति 2 हो रही है। अब ये क्या करते हैं, अब पहले से वो सत्ता में बिठा के रखते हैं। जैसे इनको पता लग गया कि भाई सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या भी राजस्थान की गवर्नमेंट में उठक पटक होने वाली है, तो आईबी, ये सीबी, आईटी और ईडी ये तैयार रहते हैं, फाइलें वाइलें तैयार करके। आप देखिए व्यापारियों के घर में तो ये सब चीजें मिलती हैं जी, ऊंच नीच 19-20 रहता है। बिल्कुल, मैं जोशी साहब वही जानना चाह रहा हूँ कि आप पहले भी इसी तरह अगर देखिए किसी के खिलाफ कुछ है तो उसे नहीं बख्शा जाना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और नहीं है तो ये सरकारें कहें कि हम सदुपयोग कर रहे हैं, ये सदुपयोग नहीं, लोकतंत्र में अपनी ताकत का दुरुपयोग हो रहा है ये, तो मुझे लगता है कि उचित नहीं है। अगर कोई भी ऐसा कर रहा है और अगर दोषी है तो आप कभी भी कर सकते हैं। एजेंसी के लिए कोई मुहूर्त निकलवाना नहीं है कि हमें रेड कब करनी है, सर्च हमें कब करना है। मैं वापस आपके पास में लौटूंगा, मैं एक बार श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, मुझे ऐसा लगता है कि देखिए राजनीति के अंदर हेल्दी कॉम्पिटिशन होना चाहिए, लेकिन जो प्रतिशोध की जगह बनती जा रही है राजनीति में, मुझे लगता है दुर्भाग्यपूर्ण होगी इस मुल्क के लिए। तो इसे कैसे क्या वास्तव में ऐसा एहसास हो रहा है? क्योंकि कई बार ये चर्चाएं होती हैं कि राजनीति में प्रतिशोध का वायरस घुसता जा रहा है और इन कार्रवाइयों को इसी तरह से देखा जा रहा है। देखिए योगेंद्र जी, जोशी जी ये बता नहीं पाए, पहले वाले नेताओं के पास इतना पैसा नहीं होता था, इसलिए आयकर और ईडी का ज्यादा मामला होता नहीं था, क्योंकि पहले ईमानदारी ज्यादा हुआ करती थी। लेकिन आज की स्थिति में जब 30 से 35 करोड़, जब भविष्य में अपार पैसा होगा तो कौन सी एजेंसी तैयार होगी? अब देखिए योगेंद्र जी, मैं कह रहा हूँ 30 करोड़ 35 करोड़ रुपए में यदि विधायक खरीदे जा रहे हो और सारा चर्चाओं का विषय बन रहा हो, और कल ही उदयपुर में 1.5 करोड़ 1.25 करोड़ रुपए 1.25 करोड़ घर बरामद किए हो, तो ये सारी चीजें जब लगता है कि जब नेताओं के अगर होटल्स हो और रियल एस्टेट में हो, तो ये सारी चीजें, जब इसका मतलब आपके पास बहुत सारी चीजें, इसलिए ईडी और आयकर सक्रिय है, और सक्रिय है तो कुछ न कुछ मिल रहा है, तो मिल रहा है तो फिर आप दोषारोपण कर नहीं सकते। लेकिन ये बात सही है कि जो टाइम चुना जा रहा है वो गलत है। इससे ये लगता है कि आप निश्चित रूप से साधनों का अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए उपयोग कर रहे हो।
अब देखिए, अगर आप केंद्रीय मंत्री का नाम लेते थे तो देखिएगा आप उनके भाई के नजदीकी रिश्तेदारों के छापे डालना और जितना कुछ मिल रहा है तो उसके बाद नोटिस देकर के बुलाना करना। श्याम जी एक बात यहाँ निकल करके ये आती है, जब भी संदर्भ में संबंधित पक्षकार से जब जानकारी ली जाती है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो कहा जाता है कि एजेंसीज को मुहूर्त थोड़ी निकलवा करके कार्रवाई करेंगे, पहले किसी को सूचित थोड़ी करेंगे, वो अपना काम करती है। लेकिन 13 साल पुराना कोई है वो मामला, उनको याद अभी क्यों आता है? पहले तो याद ही नहीं आता। मतलब देश का अगर ये 13 साल पुराना मामला हो, 10 साल पुराना मामला हो, 3 साल पुराना मामला हो, कार्रवाई आज करेंगे। तो ये सारी पूछता है, सारी चीजें मैं वापस आऊंगा आपके पास में। मैं आरसी चौधरी जी के पास जाना चाहूंगा। चौधरी जी आपके पास आना चाह रहा हूं। आपके पार्टी के कई नेताओं ने इन कार्रवाइयों के बाद, पहले 14 जुलाई की कार्रवाई राजू अरोड़ा, धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ पे, अभी अशोक गहलोत जी के भाई और उनके पारिवारिक मित्र के यहाँ जो ईडी और इनकम टैक्स की कार्रवाई की जा रही है, उसको लेकर के बयान दिए जा रहे हैं। तो ऐसा क्यों लग रहा है आपको कि ये राजनीतिक विरोधिता के चलते ये सब कुछ किया जा रहा है? योगेंद्र जी, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि हम यहाँ भी इस पैनल पे जितने भी जो लोग बैठे हुए हैं, जो पत्रकार हैं, अगर पत्रकारिता पे कोई प्रश्न उठाएगा तो निश्चित रूप से लगेगा, क्योंकि वो उस प्रोफेशन से जुड़ा हुआ है और वो जो समर्पित होकर उसमें काम करता है तो उसे दुख होता है। चाहे दूसरा विधि नेता हो, वो अगर जुडिशरी पे या कई वकीलों पे आरोप लगता है, राजनीति को आप तमाम जो लोग मिलके, मुझे लगता है कि इस प्रकार से अगर मुद्दों से इतर जब चीजें करेंगे तो निश्चित रूप से ना कहीं सार्थकता पे पहुंच पाएंगे और इस देश के अंदर अराजकता का माहौल की तरफ ले जाने के लिए हम सब भागीदार होंगे। आपने कहा कि 13 जुलाई 2020 को कांग्रेस के एक मंत्री उदयलाल आंजना, कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष राजीव अरोड़ा, एक कांग्रेस के नेता धर्मेंद्र राठौड़ के यहाँ पे इनकम टैक्स की रेड होती है। निश्चित रूप से हो सकता है जो दूसरे मेरे लोग कह रहे हैं और लोगों को जानने का हक भी है, और ये एजेंसियां बनी किस लिए, इसीलिए बनी है। लेकिन सहयोग एक बार हो सकता है, 2 बार हो सकता है, लेकिन अगर ये पुनरावृत्तियां लगातार और सतत होती रहती हैं तो ये दर्शाता है कि आप किसी की प्रतिशोध की राजनीति कर रहे हैं। ये प्रतिशोध की राजनीति मैं कहने का इसलिए हक रखता हूं कि मैं आपको 10 तथ्यों के साथ में यहाँ पे बातें बता सकता हूं। जब आपको पता होगा कि अहमद पटेल राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे गुजरात से, और जब राज्यसभा का चुनाव लड़ रहे थे उस समय हमने विधायकों को, 42 विधायकों को हमने कहां पे रखा था? कर्नाटका के अंदर रखा था। जो हमारा जो मैनेज कर रहे थे वहां पे जो रिसोर्ट था, उस रिसोर्ट पे ईडी की रेड पड़ी। यहाँ पे अहमद पटेल के घर पे रेड पड़ती है। आपको पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जब सरकार को अपदस्थ किया जाता है तब मुख्यमंत्री के ओएसडी और मुख्यमंत्री के भांजे पे ईडी और इनकम टैक्स की रेड होती है। जब हिमाचल के अंदर सरकार को अपदस्थ करने का काम किया जाता है तो हिमाचल के मुख्यमंत्री जो अपनी बेटी का कन्यादान कर रहे हैं उस समय वहां पे सीबीआई की रेड होती है। ये तमाम जो लंबी एक श्रृंखलाएं हैं और वो श्रृंखलाएं ये बताती हैं कि किस प्रकार से ये सिर्फ एक कांग्रेस के साथ में नहीं, जिस प्रकार से मुखर होकर दिल्ली के जो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जब बातें कर रहे थे और जब केंद्र की सरकार पे लगातार हमले कर रहे थे तब उनके जो चीफ सेक्रेटरी था उन पे भी ये हुई। आप किस प्रकार से लोकतांत्रिक और चुनी हुई सरकारों के लिए इन एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, और ये चुनौती है देश के लिए। इसलिए अगर हम ये कहें, आप जिस प्रकार से हमारे जो वरिष्ठ पत्रकार है श्याम जी ने कहा, 13 साल बाद में वो आपने फाइल रखी और एक हथियार के तौर पे एजेंसी को आपने काम में लिया, और एजेंसी को उस समय काम लिया जब राजस्थान के अंदर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा घोटा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी जब इस कुसंगीत कर रही है तब ये एजेंसी उन्हें वहां ढाल के तौर पे काम आ रही है। इसलिए हम बार बार ये कहेंगे कि लोकतंत्र के अंदर सरकारें आएंगी जाएंगी, इस देश की जो जनता है जो अखंड भारत बनाती है, इस देश की जनता के जनादेश का अगर सम्मान कोई राजनीतिक दल नहीं कर पाएगा, चौधरी साहब वापस अराजकता का माहौल, चौधरी जी वापस आ रहा हूं, खतरे में जाएगा। मैं वापस आ रहा हूं आपके पास। मनीष पारिक साहब के पास में जाना चाहूंगा। सरकारें आती हैं मनीष जी, जाती हैं, ये लोकतंत्र कहना चाहिए, ये इच्छा थी अटल बिहारी वाजपेयी की, और अभी बात चल रही है प्रतिशोध की। तो कैसे अटल जी के सपने सार्थक होंगे अगर प्रतिशोध राजनीति में आता है तो? मनीष जी, बात यह है योगेंद्र जी, क्या मुझे नहीं पता इन पे कोई मुकदमा गलत बन गया है, इनके खिलाफ कोई जांच का आदेश नहीं था और गलत पहुंच गई वहां, हो सकता है, तो अलग बात है। लेकिन अगर कोई मुद्दा लंबित पड़ा है, कोई घोटाला हुआ है, उसकी जांच हो रही है, कोई मेहता जी है तो उनका कोई इसमें था, पेपर किए थे, ऐसे ही मान लो इसमें कोई ईडी का विषय है, कोई राशि मिल ही रही है, कहीं जहां छापे पड़े हैं, तो ये तो कानून, देयर इज अ रूल ऑफ लॉ,
तो रूल ऑफ लॉ जो है उसमें तो यही होता है, चोरों को डर लगता है पुलिस से, और पुलिस लेकिन काम नहीं छोड़ती है कि अब आप छापा करना बंद कर दो क्योंकि सरकार होटल में है। मुझे नहीं पता ऐसा होना चाहिए क्या, ये जोशी जी बताएंगे कि अगर मान लो सरकार एमएलए होटल में बैठे हो उस समय ईडी को काम नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा कोई कानून है, ऐसी कोई बात है तो इनको ये गलत बात है, इनको ईडी पे छापा नहीं मारना चाहिए। मनीष जी, सरकार पहली बार नहीं बैठ रही है, सरकार पहली बार नहीं बैठ रही है। प्रदेश पहले भी होटल में, अब तो क्वारंटाइन शब्द आ गया है कि सरकार क्वारंटाइन है, इससे पहले भी सरकारें होटलों में पैक रह चुकी हैं, विधायकों को होटलों में पैक कर दिया गया है। एक राज्य से दूसरे राज्य, जहां पे ये लगता था कि हाँ बिल्कुल सिक्योरिटी प्रॉपर है, यहां रखा जा सकता है, हमारे दल की सरकार है, हर राजनीतिक दल यही कर रहा है। मेरा सवाल ये नहीं है, मेरा सभी राजनीतिक दलों से ये विनम्र आग्रह भी है कि क्या वास्तव में देश में जो कुछ चल रहा है या प्रदेशों में जो कुछ चल रहा है, सत्ता हथियाने के लिए हथकंडे, मैं इस वजह से कह रहा हूं, मुझे खुद को अफसोस है कि जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा हूं, ये हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। वास्तव में आप लोग सब पढ़े लिखे हैं, हमारे श्रोता दर्शक सब पढ़े लिखे हैं, कितना उचित मान के चलते हैं आप लोग इनको? नहीं, मैंने कहा कि ये तो सचिन पायलट से पूछना चाहिए कि ये 20 लोगों को लेके क्यों गए वहां, इनको ऐसी क्या दिक्कत हो रही थी? ये तो मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उप मुख्यमंत्री, इनको कोई दिक्कत हो गई, चूंटियां काट लिया, इनके भटका खा लिया, क्यों गए ये 20 लोगों को लेके? ये तो ये कांग्रेस के प्रवक्ता बताएंगे। और दूसरी बात, ये जो आज बताता हूं मैं बहुजन समाज पार्टी पाले खुदा के 6 लोगों को मायावती से आपने देश द्रोह करा के और शामिल कर लिया कांग्रेस में, ये क्यों करा ये तो आप बताओ। ये बीटीएस के लोग कसम खा के बैठे थे कांग्रेस पार्टी को समर्थन नहीं करेंगे, वो आपके पाले में क्यों बैठ गए, समोसे खाने लगे कुर्सी में बैठ के, ये शरबत पी रहे हैं, ये क्यों हो रहा है? इनसे पूछो। ये मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के पूनिया जी कूद के आगे डोली और यहां बैठ गए, अपनी पार्टी छोड़ दी उन्होंने, तो उनको पार्टी ने निकाल दिया। ये क्यों हो रहा है? इनसे पूछो, जलेबी इनसे पूछो ये प्रदेश में क्या कर दिया है। कोरोना के आज मरीज बढ़ रहे हैं, अत्याचार महिलाओं पर बढ़ रहा है। जवाब दे दो आप योगेंद्र जी, मैं जवाब देता हूं। चलिए मनीष जी आपने सवाल खड़े किए, मैं आपके सवालों का जवाब दिलवाऊंगा, इन सवालों का जवाब दिलवाऊंगा। हालांकि मेरे सवाल का जवाब मैं आप दोनों से ही चाहूंगा, लेकिन आपके सवाल का पहले जवाब दिलवा देता हूं। मैं एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहा हूं। आसिफ चौधरी साहब, आप ही के पास आऊंगा, एक छोटे से ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं और तमाम जो सवाल उनका जवाब लेंगे। एक छोटे से ब्रेक। तो आज एक बौखलाई हुई केंद्रीय भाजपा सरकार ईडी भेजकर छापेमारी शुरू कर रखी है। अचानक ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कैसे एक्टिव हो गई? बौखलाई हुई केंद्रीय भाजपा सरकार ईडी भेजकर छापेमारी शुरू कर रखी है। अचानक ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कैसे एक्टिव हो गई? ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। हम बात कर रहे हैं क्या राजनीति में प्रतिशोध का वायरस घुस रहा है, और ऐसा है तो बड़ी चिंता की बात है। मनीष पारिक जी ने ब्रेक से पहले कई सवाल खड़े किए थे, हालांकि मेरे सवाल का जवाब इनको अब देना है, लेकिन इनके सवालों का पहले जवाब मैं आसिफ चौधरी जी से दिलवा देता हूं। चौधरी साहब, आपने सुना सचिन पायलट क्यों गए यहां से, कांग्रेस में इनमें बगावत आपस में क्यों हुई, बीजेपी उसी का मजा ले रही है?
योगेंद्र जी, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं उन्होंने जिस प्रकार से चिंता जाहिर की कि होटल के अंदर से सरकार चल रही है, ये होटल के अंदर से सरकार चलाने का जो सिलसिला है वो भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता और चौकीदार जो अपने आप को कहते थे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस प्रकार जब राज्यसभा के चुनाव हो रहे थे और देश के अंदर 18 राज्यों में राज्यसभा के चुनाव थे, अधिकांश के जो चुनाव हैं वो निर्विरोध हो गए थे, लेकिन मध्य प्रदेश हो चाहे गुजरात हो चाहे राजस्थान हो, यहाँ पे इन्होंने अपनी संख्या से भी ज्यादा प्रत्याशी खड़े किए और इन्होंने वहां पे डेंट डालने का काम किया। ये निश्चित रूप से 2 राज्यों के अंदर सफल हुए, गुजरात और मध्य प्रदेश के अंदर, लेकिन राजस्थान के अंदर भी नेतृत्व सजग था और उन्होंने मुंह पे खानी पड़ी। ये इनसे पूछना चाहिए, अगर कोरोना की अगर आपको चिंता होती है, अगर सरकारें आपको होटलों में नहीं जाती, तो निश्चित रूप से आपकी जो पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी हैं, उन्होंने आते ही उस होटल में कहा था कि हम 1 सीट जीत सकते हैं, बाड़ेबंदी की जरूरत क्या है। तो अगर आप क्या है कि आपके यहाँ पे बहुत से लोगों के अंदर महत्वाकांक्षा जाहिर करना चाहते हैं, जो भाजपा के अंदर 6 मुख्यमंत्री का सपना देख के पाले हुए रहते हैं और उन पे जो केंद्रीय नेतृत्व अलग अलग जगह पे उन्हें प्रयोग करके और यही अंदरूनी फुटपाथ बना रहे हैं, लेकिन ये इनका निजी मामला है। मैं इनसे पूछना चाह रहा हूं कि आईटीसी जो होटल मानेसर के अंदर है, वो आईटीसी होटल जो मानेसर के अंदर है, वो लोकतंत्र की कब्रगाह बना भारतीय जनता पार्टी की सुरक्षा के अंदर। ये सबसे पहले बना मार्च के अंदर, जब मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को गिरा के वहां से जो 22 विधायक आए, सिंधिया जी के नेतृत्व में वहां पे रखा गया और हरियाणा की सरकार ने उन्हें सुरक्षा दी। जब वहां पे दबाव बढ़ता दिखा, तब उन्हें प्लेन से सीधा कर्नाटका ले गए। वही आईटीसी होटल मानेसर का आज राजस्थान की चुनी हुई सरकार, राजस्थान की जनता के जनादेश का अपमान करने के लिए जो 19 विधायक है, वहां पे हरियाणा की पुलिस वहां पे पूरी चौबंदी लगी हुई थी। जब वहां पे राज्य की एजेंसी जाती है, उसको भी रोक दिया जाता है। हम ये पूछना चाहते हैं कि जिन्होंने आपके सामने 5 साल संघर्ष किया था, जो आपको ललकार रहे थे, क्या वजह हो गई आज आपको इतनी सद्भावना दिखती है, इतनी सिंपैथी दिखती है? अगर आपको दम है, लेकिन बात बताइए, जो 35 करोड़ की डील कर रहे हैं, बात ये नहीं, केंद्रीय मंत्री आरसी चौधरी जी, 30 विधायक खरीदने के लिए पैसा लगा रहे हैं। आप में दम है तो आके आपने वही सैंपल दीजिए और राजस्थान की जनता के सामने कहिए कि यह पैसा भ्रष्टाचार से आपने कैसे अर्जित किया था, या फिर पीएम केयर फंड का पैसा था, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने इलेक्ट्रॉन बॉन्ड के माध्यम से पूंजीपतियों से पैसा लिया था। मेरे साथी, मैं जानना चाहता हूं और पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप भी राजनीति में, सत्ताएं आएगी जाएगी, लेकिन जिस घर में आप प्रवेश करेंगे, एक चोर की नजर से आपको लोग देखेंगे। मैं नहीं चाहता मेरे काबिल दोस्त को कोई लोग चोर की नजर से देखे। मुझे आपकी योग्यता पे कोई शक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ नेता कुकर्ते कर रहे हैं, उनसे हम सबको मिलकर प्रश्न पूछना चाहिए और इस हक के लिए हम आगे लड़ते रहेंगे। चलिए, मैं मनीष जी और हमारे अतिथि बैठे, मैं यही जानना चाह रहा हूं। अभी आरसी चौधरी जी ने भी यही बात कहकर के अपने वाणी को विराम दिया है कि सरकारें आएंगी जाएंगी। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी का जिक्र इस वजह से कर रहा हूं कि उन्होंने अपनी सत्ता दांव पे लगा दी और कभी ऐसे जो कर सकते थे, वो चाहते थे, वो भी प्रधानमंत्री थे। लेकिन यहां एक बात निकल के आ रही है कि ये बात लगातार बीजेपी कह रही है कि अगर पेंडिंग कोई अगर जांच है तो उसको कभी भी किया जा सकता है। ये बात केवल बीजेपी कांग्रेस का इश्यू नहीं है। अभी श्याम सुंदर शर्मा साहब ने भी एक सवाल खड़ा किया कि एजेंसी स्वतंत्र हैं, जांच कर सकती हैं। योगेंद्र जोशी साहब ने भी कहा, लेकिन उनको यूज इस तरह से करना कि समय का इंतजार किया जाना और जिस दिन लगे उसी दिन, तो ये एक होता है कि किसी को अंडर प्रेशर करना, किसी पे दबाव डाल करके अपना उल्लू सीधा करना। तो ये आज अगर आप लोग कर रहे हैं, अगर ऐसा कर रहे हैं, तो कल आने वाला कल कोई दूसरा करेगा। तो जिसकी चिंता होनी चाहिए कि क्या राजनीतिक प्रतिशोध होना चाहिए, मुझे उसी का फिक्र है। आपकी बात से मैं सहमत हूं, प्रतिशोध में कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे अभी ये ईडी का भी कोई प्रवक्ता होता है, कोई इनकम टैक्स के भी होते हैं, उनसे पूछ सकते हो आप कि भाई तुम ये इसी टाइम क्यों कर रहे हो और तुमको किसने आदेश दिया है, तो वो बता सकते हैं कि उनके पास कोई वारंट है, सम्मन है, या उनके पास कौन सा आदेश है जिसके कारण वो कर रहे हैं। तो वो जानकारी तो सब लोगों को मिल जाएगी। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि ये जो मैं ईडी का और इसके बारे में तो पैरोकारी नहीं कर सकता, तो मैं उसका प्रवक्ता भी नहीं हो सकता। दोनों बातें हैं, लेकिन इनकम टैक्स वालों की रूटीन सवाल इस वजह से कांग्रेस उठा रही है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जांच एजेंसीज हैं, उनको सरकार अपने अंदाज से लोगों पर दबाव बनाने के लिए यूज कर रही है। इस वजह से आप जवाब नहीं बनते हैं, ईडी या आईटी की वजह से नहीं बन रही। मैं एक बात बताना चाहता हूं इसमें योगेंद्र जी, ना तो एक भी ऐसी कार्रवाई के बाद में कोई पस्त हुआ है। कोई भी कांग्रेस पार्टी का विधायक ये कह के आया नहीं कि आप हमारे छापे मत मारना,
हम तो आपके साथ हैं, ऐसा तो हुआ ही नहीं ना। तो एक तो ये बात नहीं, दूसरी बात ये है कि जो कांग्रेस टूटेंगे नहीं, चाहे कितने भी हम पे दबाव डाले जाएं, हम टूटेंगे नहीं, ये सुरजेवाला दावा कर रहे हैं इस बात का जो आप कह रहे हैं। हाँ, तो फिर इसका मतलब अगर कोई भी ये सदाशयता में काम करेगा तो वो अपने आप ही रोक देगा, अगर उसको लगेगा। तो ये बात तो है नहीं कोई सोच की बात। अब लेकिन दूसरी बात है कि जो ये यहाँ पर कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी ने ऐसा बहुत किया है, तो ये कांग्रेस के पास तो नैतिक दायित्व है ही नहीं ये पूछने कहने का। कोई जयललिता है, मायावती है, मुलायम सिंह है, ये सब जब लोग इसके पीड़ित रहे हैं, वही कह रहा हूं तो अलग बात। मनीष पारिक साहब, वही कह रहा हूं, आप जो नाम गिना रहे हैं, मैं तो खुद कह रहा हूं कि आज एक कदम प्रतिशोध के प्लेटफॉर्म पे आप चलेंगे, कल आधा कदम वो चले थे, आने वाले कल में आने वाली कोई पीढ़ी हो तो 2 कदम चलेगी। उससे लोकतंत्र सुरक्षित रह पाएगा क्या? नहीं, मैं आपको कह रहा हूं ना, अगर इसका दुर्विसंधि हुई है, अगर इसका दुरुपयोग हुआ है 2, और अगर तीसरा दुराग्रह मौजूद है, तो तीनों बातों में जो मूल बात है वो निश्चित तौर पर मुसीबत की लीड और बैटरी भेजो यहाँ पे आशीष जी के, यहाँ पे बैटरी डिस्चार्ज होने वाली है, स्टूडियो यहाँ भेज दो, ये पास आप मनीष जी आ रहा हूँ, मनीष जी वापस आ रहा हूँ, मैं वापस आ रहा हूँ सर, आपके पास नहीं आ रहा हूँ, मैं श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, एक तरफ सवाल खड़े किए जाते हैं, दूसरी तरफ जस्टिफाई किया जाता है। मेरा सवाल इस वजह से है कि जब पहले का जो दौर था जिसका जिक्र कर रहे हैं अभी मनीष पारिक साहब, उसमें इतने संसाधन, सोशल मीडिया के पास में इतने संसाधन नहीं थे, मेरी बात कर रहे हैं, चर्चाएं होती थी, तब कांग्रेस जस्टिफाई करती थी इसे, और आरोप लगाने वाले दिग्गज हुआ करते थे या दूसरे होते थे, शरद यादव हुआ करते थे। चेहरे बदल गए हैं, लेकिन स्थितियां बहुत ही वही है। हम इस बात को यूं देख सकते हैं, अगर किसी फिल्म का उसका दोबारा बनाना है, किसी फिल्म को, एक फिल्म बन चुकी है, अगर उसमें कैरेक्टर रिप्लेस करने, वही परिस्थितियां आज की सियासत की हैं। हर व्यक्ति जो कर रहा है उसे जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहा है, बिल्कुल। प्रदेश की जनता, आम जन सोचते हैं इस तरह की एक्टिविटीज को लेकर? देखिए योगेंद्र जी, यही बात है, अभी मनीष जी कह रहे थे अगर पुराने जमाने में कुछ गलतियां हुई है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि सीबीआई क्या है, तोता है। अब तोता तो जो सिखाओगे वही बोलता है। जब सुप्रीम कोर्ट अगर ये चीज का आक्षेप लगा चुका, तो फिर बाकी तो मैं और आप तो क्या कहेंगे, आप तो आरोप लगा सकते हैं। ये निश्चित रूप से ये तो सत्ता का जिस प्रकार से मालूम है कि सदुपयोग करने, ये सदुपयोग की बात होती है, दुरुपयोग तो नहीं कहते कि हम सदुपयोग करते हैं अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए। तो लोकतंत्र जीवित कैसे रहेगा? लोकतंत्र को देखिए, स्वस्थ लोकतंत्र कब होता है? जब आप निश्चित रूप से देश हित में काम करो। अब अपने स्वार्थों की पूर्ति के लिए यदि ये सब काम होता है, तो फिर देश हित कैसे गएगा, कैसे ये लोकतंत्र जीवित रहेगा? तो आप जो आज भी कह रहे थे ना, विधानसभा अध्यक्ष क्या कह रहे थे कि मेरे क्षेत्राधिकार में हस्तक्षेप कौन कर रहा है? हाईकोर्ट कर रहा है। लेकिन मैं जब यही कहना चाहता हूँ, आपको ऐसा, जब आप अपने क्षेत्र में सुरक्षित हैं तो आप करिए काम। आप हाईकोर्ट को मानते क्यों? आपने एडवोकेट क्यों खड़ा किया? फिर जाकर के मनोज सिंघवी को आपने लगाया, तो पहले जब आप उसमें एंटर कर लेते हैं, फिर उसके बाद कहते हो कि तो जब आपके नियमों के खिलाफ जब आपका ऑर्डर जारी हो जाता है, तो कहते हो जो हमारे काम में हस्तक्षेप है। आपको जब खड़ा ही नहीं होना चाहिए था। आप तो क्योंकि इंडिपेंडेंट बॉडी है, बहुत सारे नियम आपके अपने हैं, तो आप अपने क्षेत्र में काम कीजिए। आप वहां, क्योंकि वहां आप न्यायाधीश के रूप में काम करते हैं। याचिका लगती है, जैसे कोर्ट में याचिका लगती है, वैसे विधानसभा में याचिका लगती है। तो ये सारी चीजें जब हस्तक्षेप हो जाएगा तो कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। लोकतंत्र जीवित रखने के लिए अपने अपने दायरे में काम करना चाहिए, और जब काम नहीं करेंगे तो विवाद होगा, और संकट क्या खड़ा होगा? संविधान का संकट होगा। अब न्यायाधीश के खिलाफ यदि सीपी जोशी कोई आदेश कर देते हैं, फिर क्या होगा? वही सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट कहेगा। इसलिए सुप्रीम कोर्ट तरफ जाना और सुप्रीम कोर्ट में फिर वहां कैबिनेट लगना, तो बहुत सारी राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में आप न्यायपालिका को, विधायिका को और एक प्रशासनिक व्यवस्थाओं को, तीनों जने अगर एक एक के क्षेत्र में अलग अलग तरीके से उपयोग करेंगे, प्रशासन का उपयोग दोनों ही करते हैं। देखिए, आपके न्यायपालिका कोई आदेश करता है, उसकी अनुपालना प्रशासन कराता है। न्याय और विधायिका कोई आदेश करता है, उसकी पालना कौन कराता है? प्रशासन कराता है। तो प्रशासन। श्याम जी वापस आऊंगा आपके पास में, AK जैन साहब के पास में जाना चाहूंगा। सर, मैं एक बात जानना चाहता हूं यहाँ पे
क्योंकि ये समझना बहुत जरूरी है। अभी श्याम जी ने जिक्र किया कि एक हमारे यहाँ सिस्टम बना हुआ है, संविधान ने सबको अधिकार भी दिए और उनकी ड्यूटीज को भी बताया। इसी तरह से जो फंक्शनिंग बॉडीज है उनके लिए भी कि आपको ये काम करना है। यहाँ क्या लग रहा है आपको? श्याम जी ने एक बात बड़ी बात बताई है इन्होंने कि अगर पहले ऐसा लग रहा था विधानसभा अध्यक्ष को कि मेरे आदेश की अवहेलना की जा रही है, तो वहां वकील क्यों खड़ा किया? और क्या अभी भी आपको ऐसा लग रहा है कि किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन के राइट्स पे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन ने किसी भी तरह का कोई अतिक्रमण किया है या फिर उसका ध्यान नहीं रखा, उसका सम्मान नहीं रखा, या ऐसा कुछ लग रहा है? क्योंकि देखिए ये तर्क आज नहीं तो कल एसएलपी में यही बात आएगी जब डिबेट होगी। देखिए आप जो बात कही है, श्याम जी ने भी बात कही है, वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उन्होंने उठाया कि एक तो आप स्वयं न्यायालय के जुरिस्डिक्शन को सबमिट करते हैं जाके, और दूसरी बार जब कोई फेवरेबल आदेश नहीं हो पाता या कोई एडवर्स बात आपके आती है तो आप उस आदेश को मान जरूर रहे हैं पर उस आदेश को चुनौती दे रहे हैं। चुनौती देने तक तो ठीक है, पर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लेजिस्लेटर के और न्यायपालिका की शक्तियां अलग अलग है, पर साथ में न्यायपालिका को ये शक्तियां दी गई है कि वो कानून को इंटरप्रेट करे, आदेश को इंटरप्रेट करे कि वो संविधान के विपरीत तो पारित नहीं है, क्योंकि किसी सरकार को सर्वोच्च नहीं बनाकर संविधान को सर्वोच्च बनाया गया है। अब इस इंटरप्रिटेशन की आड़ इस तरह से किया है, अगर कानून का आप इंटरप्रिटेशन को देखें तो वहां ये भी इंटरप्रेट कर दिया कि जहां मेल यूज किया गया उसे फीमेल माना जा सकता है, जहां फीमेल यूज किया उसको मेल माना जा सकता है। जहां पर राष्ट्रपति की न्यायिक नियुक्तियों की बात आती है तो उसमें कहा जाता है कि जो सरकार नहीं, जो कॉलेजियम ने लिख के भेज दिया वो फाइनल है, जबकि कॉलेजियम जैसा कोई सिस्टम संविधान के अंदर दिया गया नहीं है। जब नेशनल कमीशन आता है तो उसको, क्योंकि आपकी शक्तियों में अतिक्रमण है, तो आप उसे संविधान के विपरीत घोषित कर देते हैं। और संविधान के विपरीत घोषित करने के मामले में भी न्यायपालिका स्टैटिक नहीं है। आपको ध्यान है कि शुरू में गोरखनाथ का केस आया था जिसमें यह कह दिया था कि किसी प्रकार का संशोधन संविधान के वो जो फंडामेंटल राइट्स के मामलों में नहीं किया जा सकता। उसके बाद दूसरा जजमेंट आया कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट को पहले ये आया था कि समस्त पावर्स हैं, दोबारा ये आया था कि कुछ, तो फिर तीसरा जजमेंट केशवानंद भारती में आया कि ये पावर लिमिटेड है, ये संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में नहीं होना चाहिए। अब बेसिक स्ट्रक्चर क्या है ये सिर्फ कोर्ट जानती है, या वो जज जो बार बार बदलते हैं वो जज अपने हिसाब से बेसिक स्ट्रक्चर को बता देते हैं। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को बेसिक स्ट्रक्चर के बना दिया। तो यहाँ झगड़ा इस संविधान के निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि जो लोग पार्लियामेंट में आएंगे, जो या जुडिशरी में आएंगे या जो भी आएंगे, वो इस संविधान की भावना की बजाय अपनी व्यक्तिगत शर्तों के हिसाब से, ये सभी के लिए सही है, इतना ही जुडिशरी के लिए भी इतना ही सही है जितना एग्जीक्यूटिव के लिए लेजिस्लेचर के सही है कि वो इस तरह की कार्रवाइयां करने लग जाएंगे। सीपी जोशी एक बहुत विद्वान आदमी है, योग्य आदमी है। अब आपने एक बात कही थी कि तोता कहा है सीबीआई को, मुझे लगता है कि अब जब सुप्रीम कोर्ट इसको सुनेगी तो सीबीआई को तोता नहीं कहेगी, बल्कि ये कहेगी कि ये तो सत्ताधारी दल का अग्रिम संगठन है, जैसे युवा मोर्चा है, महिला है, युवक कांग्रेस है, तो अब ये ईडी हुई, सीबीआई हुई, और ये अब अग्रिम संगठन केंद्र सरकार एक लाइन की बात है सर ये, और सीबीआई ये वह चौराहे की चर्चा आपने अपनी जुबानी उसमें कही है। रियली यही कुछ हो रहा है कि राज्य जिस पार्टी की सरकार है वो अपने अग्रिम संगठन की तरह लठैतों के रूप में, आने वाले दिनों में तो आपने बहुत सभ्य भाषा का प्रयोग किया है, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अगर उसके अग्रिम संगठन है, रेस्पेक्टेबल है, लेकिन लठैत या बाउंसर जिनको कहते हैं उनके प्रति बहुत कोई रेस्पेक्ट की बात वो नहीं होती है कि बस एक उनका अंदाज इसी तरह का रहने लग गया कि वो केवल बस मारधाड़ में भरोसा करते हैं, तो वो एक अलग नजरिया होता पब्लिक का देखने का। लेकिन यहाँ बात आज नहीं तो कल यही कही जाएगी कि ये गवर्नमेंट्स के लठैत हैं या उनके बाउंसर हैं, जो जब कभी इनको लगता है कि हम खतरे में हैं तो इन्हें यूज करते हैं। ये बात सही है, बिल्कुल ये सही आपने बिल्कुल साफ कही है। एक न एक दिन ये स्थिति आने वाली है। अब लॉ एंड ऑर्डर राज्य का काम है। पहले इनकम टैक्स आती थी, ईडी आती थी, तो वहां की राज्य सरकार की पुलिस होती थी, वो उनको प्रोटेक्शन और लॉ ऑर्डर प्रोवाइड करती थी। बंगाल में झगड़ा पैदा हुआ तो अब उसके बाद अब सीआईएसएफ और सीआरपीएफ जाने लग गए। प्रश्न इस बार सीआईएसएफ किसने बनाई है? वो इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी के लिए बनाई है,
सीआरपीएफ किस लिए बनाई है? किसी और के लिए। पर अब क्या करें, राज्य सरकारें की पुलिस जिसका काम लॉ को मेंटेन करना है, वो लॉ किसी स्टेट की पॉलिटिकल पार्टी के हिसाब से उनको नहीं चलना है, वो जो कानून के हिसाब से चलना चाह रहा है। पर वहां स्थिति आपने ये कर दी कि ये स्थिति होगी कि जो पॉलिटिकल पार्टी बैठी हुई है, चाहे केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, वो उन सरकारी संस्थाओं को अपने संगठनों की तरफ प्रयोग में करने लग गए। ये एक स्थिति जिसे लॉलीनेस की स्थिति है, धीरे धीरे पूरे देश में बनती जा रही है। और ये अगर रहा तो ये रूल ऑफ लॉ, हमारे यहाँ किसी पार्टी का राज नहीं कहा गया है, हिंदुस्तान में संविधान को सर्वोच्च कहा, रूल ऑफ लॉ कहा गया है। आपको ध्यान होगा, श्याम सुंदर जी तो जानते हैं कि एक जमाना था जब चीफ सेक्रेटरी और सेक्रेटरी मंत्री के आदेश मानने से मना कर देते थे कि ये कानून के विपरीत है, अब नहीं करेंगे। मोहनलाल जुकाड़िया के बाद, भैरव सिंह जी शेखावत के बाद से लेकर हरदेव जोशी जी तक के जमाने तक ये बात जिंदा रही है। और उसके बाद अब, और शुरू में भागीरथ शर्मा जी ने मानने से मना कर दिया था, क्योंकि रूल ऑफ लॉ है। सही बात है, उस चीज को रूल ऑफ लॉ के हालात बदल गए, पर हालात तो ये सब चीजें संभव ही नहीं है। ऑर्गेनाइजेशन का जो पार्टी पावर में बैठी है, तो मुख्यमंत्री बैठा है, प्रधानमंत्री, वो मर्जी चाहे जो आदेश कर देगा, चाहे कॉन्स्टिट्यूशन में हो या नहीं हो, और नीचे के लोग मान। अब कहा जो आपने भागीरथ शर्मा जी या और जो पिल्ले थे और वो जो थे उनके उदाहरण दिए हैं, उदाहरण आज तक आते हैं कि वो मानते नहीं थे, वो वही कहते थे जो कानून होता था। डिपेंडेंट एग्जीक्यूटिव भी इसलिए होनी चाहिए। हम रूल ऑफ लॉ, कानून किस लिए बना हुआ है, कानून की जगह हमने पॉलिटिकल पार्टीज को राज दे दिया। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति बनती जा रही है देश के अंदर। बिल्कुल बिल्कुल, चिंता की बात है ये। हाउसेज में कितनी चिंता होती है, करते होंगे, क्योंकि जनता की मोटी और गाड़ी कमाई का जो पैसा है वो खर्च होता है माननीयों पे। तो मुझे लगता है कि संविधान की चिंता करनी चाहिए। जिन लोगों ने इस देश की आजादी के लिए कुर्बानी दी, शायद उन्होंने तो सोचा भी नहीं होगा कि मेरे आने वाली पीढ़ी या मैं कभी किसी हाउस में बैठूंगा, उसका सदस्य बनूंगा, या वो रेस्पेक्ट के लिए मैं जिंदा रहूंगा नहीं रहूंगा। उन्होंने तो बेपरवाह, बिना किसी चीज की फिक्र किए, सिर्फ एक ही मकसद था, सर पे खफन लेकर के, कि देश आजाद होना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि उस क्रांति के बारे में कुछ सोचता होगा। मैं जोशी साहब आपके पास आना चाहूंगा। ये अग्रिम संगठन बनते जा रहे हैं सत्ताओं के, जांच एजेंसी, इतनी बड़ी चिंता की बात है। मुझे एक चीज बताइए, आप कभी फ्रेंड से किसी से बात होती होगी, अंदर से किसी को आत्मग्लानि होती है कि वास्तव में मेरे को तनख्वाह संविधान के प्रदत्त राजपत्र के अनुसार दी जाती है, मुझे शक्तियां संविधान के तहत दी गई हैं, लेकिन मैं दूसरे के आदेश की गुलामी कर रहा हूं अगर वो गैर कानूनी काम करा रहा है, या अपने उपयोग के लिए अगर किसी अधिकारी से ये थोप के काम करा रहा है, तो अंदर से कभी किसी को कोई गिल्टी फील होती है? योगेंद्र जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। पहले 90% लोग ऐसे थे प्रशासन में कि वो गलत को गलत और सही को सही बोला करते थे। अब 90% लोग गलत हैं। वो राजनेताओं के पिछलकू की तरह काम करते हैं। जैसे राजनेता कहेंगे वैसे ही काम करेंगे, वैसे ही FIR दर्ज करेंगे, वैसे ही वो करेंगे। अब क्या हो रहा है कि जो अग्रिम संगठन है, तो ये दोनों विधायिकाओं के अग्रिम संगठन अपने अपने पास है, ये अपने काम करती है। अब ये बाद में जाते हैं रेफरी के पास, तो एक तो रेफरी हो गया और एक थर्ड रेफरी हो गया। तो रेफरी तो हो गई हमारे यहाँ की विधानसभा, ये जो हाई कोर्ट है, ये रेफरी का काम कर रही है। अब जो है, जो थर्ड रेफरी है, वहां चले गए सुप्रीम कोर्ट, वो भी अब रेफरी का काम करते हैं। आप देखिए, घालमेल देखिए कि अगर हाई कोर्ट के पास ये लड़के नहीं जाए तो वो भी शांत बैठे रहते हैं कि मजो ही नहीं आयो, हमारे पास तो कोई आया ही नहीं है, तो वो इंतजार करते हैं। देखो तो साहब, मैं तो ये जानना चाह रहा हूँ, समय हाई कोर्ट, ये जानना हाई कोर्ट के बाद हो रहा है मजमा अगर मैं जनता के इस काम के लिए मैं अपनी जिम्मेदारी समझता हूँ, न्याय नहीं कर पा रहा हूँ, तो निश्चित रूप से मुझे नींद नहीं आएगी। सांख्यिकी विभाग वाला जो है ना, सांख्यिकी विभाग, उसकी जो बिल्डिंग है, जो मेन हॉल है, उसके सामने किया जा रहा है। अरे योगेंद्र जी, पहले के राजनेता जो मर गए हैं या मरने वाले हैं, रिटायर हो गए, उनके पास 200 250 रुपए मिले हैं मरने के बाद। तो पहले के राजनेता ऐसे थे, तो उनके लिए ये अग्रिम संगठन कोई काम नहीं करता था। अब राजनेता सारे जो है व्यापार करते हैं, हर राजनेता व्यापारिक दृष्टिकोण से एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। तो जब देखिए, जब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, तो ये ईडी, आईडी, सीबी, ऐसे सारे काम करेंगे।
और आज जो माहौल बना हुआ है आप कह रहे हैं कि किसी को कोई बड़ा दर्दनाक, बड़ा दर्द कराता है। तो ये माना जा सकता है, जोशी साहब ये मान के चलें कि अब किसी को कोई आत्मग्लानि नहीं है, अब कोई आत्मग्लानि है, क्योंकि डिजायर कल्चर अब हावी हो चुका है। हर किसी को पोस्टिंग चाहिए और वो भी क्रीम की जगह चाहिए। ये सोच आत्मग्लानि कैसे होगी? पहले जो कोई व्यक्ति चोर होता था तो साला वो अपने मोहल्ले में शक्ल नहीं दिखाता था। अब चोर होता है तो चोरी से करने के बाद में न्यायालय से बाहर निकलता है तो वो दलड़ से चोरी छाती करके चलता है कि मेरे को तो झूठा फंसा दिया। इसी तरह से हमारे राजनेता हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई होती है तो ये भी ऐसे कहते हैं। आजकल क्या सत्यता जो है, आजकल झूठ बोले पहले एमएलए रोडवेज उसमें जाया करते थे विधानसभा, अब विधानसभा में रोडवेज दिखती है क्या? मुझे जो लगता है ये कितनी सार्थक बातें निकल करके आ रही हैं कि वास्तव में राजनीतिक दलों को सोचना चाहिए कि हम कहां जा रहे हैं और केवल एक सत्ता सुख के लिए इस देश को धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। अगर जांच एजेंसी अग्रिम संगठनों की तरह काम करने लगेगी तो आप अंदाजा लगा सकते हैं इस लोकतंत्र का क्या होगा। देखिए, मुझे अभी जो जोशी जी बोल रहे थे उनकी बात का मैं जवाब दूंगा, लेकिन उस बात के जवाब में अच्छा नहीं लगेगा। पहले इतनी इन्फॉर्मेशन की सूचनाओं की बातें नहीं थी। एक मुझे पूर्व पुलिस अधिकारी मेरे, उन्होंने कहा कि हम ऊंट पे चलते थे, हमारे जो सिपाही है वो नीकर के अंदर चलते थे इस आजाद भारत के अंदर, और एक आदमी मुर्गे को काट लिया और मुर्गे के चक्कर में उस आदमी को, मुर्गों को पकड़ के ले गए, मुर्गे भी खा गए, पैसे भी ले लिए, उस आदमी को छोड़ दिया। ये एक पुलिस के अधिकारी ने अपने जबानी और खुद की कही। मैं ये पूछना चाहता हूं कि आज लोकतंत्र के अंदर एक दूसरे पर हम चिंता किसे करेंगे? राजनीति में हम एजेंसियों की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से आपको पूछना चाहिए कि एसओजी किस प्रकार से कांग्रेस का टूल है। अगर आप मुझे उसके तथ्यों के साथ में बात करें तो मैं उसका जवाब दूं। वो जो एसओजी जो इस पूरे कल्पित में जो शामिल होते हैं, जो इस राज्य के उप मुख्यमंत्री को नोटिस देती है, जो इस राज्य के मुख्यमंत्री को नोटिस देती है, जो वहां पे दलाल है उसको नोटिस देती है, वो उसके केंद्रीय मंत्री को देता है जो डील करती है, और फिर ये कहते हैं कि टूल है। ये इस लोकतंत्र की हत्या का सबसे बड़ा कुसंगित प्रयास है। हम विवेकहीन होकर एक दूसरे के आरोप और प्रत्यारोप करते हैं। बेहतर यह हो कि निश्चित रूप से मुझ पर आरोप लगाइए ताकि मैं उनका जवाब दे पाऊं। ये एजेंसियां कौन कर रहा है? केंद्र की सरकार के लिए मैंने कोई एक एजेंसी के साथ में कहा दे देना चाहिए जिसके खिलाफ अगर नोटिस जारी हुआ है तो इस्तीफा चाह रहे हो, इस्तीफा देना चाहिए। रख रहे हैं तो नीचे एक श्रृंखला बनती है तो वो इंगित करती है कि किस प्रकार से हमारे संवैधानिक संस्थानों पे हमला हो रहा है। चलिए, एक जवाब मनीष पारिक साहब से भी ले लेता हूँ। मनीष जी, बहुत बड़ी बात है, का रूप लेती जा रही है जांच एजेंसी। जिस राजनीतिक दल की सत्ता है उसके अग्रिम संगठनों की बात की जा रही है, उसके अग्रिम संगठन की भूमिका में काम कर रहे हैं। कल को उन्हें बाउंसर बना देंगे, वो लठैत बना देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ये तो बात सही है कि मैंने आपको कहा कि एक तो एफआईआर करके एक होता है 156 में, वो बड़ा हथियार है। दूसरी बात है कि आप जो ये राजीव गांधी जी इनको हथियार देके गए थे, सूचना का अधिकार, उसका इस्तेमाल करें ये तो इनको नहीं होगा। तीसरी बात, अगर पत्रकार के जरिए वहां पूछा जाए कि कौन से वारंट के जरिए आए हो स्टैंडिंग या कौन सा जांच चल रही है, कौन सा सूचना के अधिकार को आपने खत्म कर दिया। पीएम केयर फंड को आपने सूचना के अधिकार से बाहर कर दिया। पीए जो आईटीआई आपने उसको सबसे बड़ा कमजोर करने का काम किया। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ने का वादा। आर सी चौधरी साहब, समय कम है, मेरे पास 30 सेकंड का टाइम है। मनीष पारिक साहब को अपनी बात नहीं, पहली बार उन्होंने कहा सीबीआई के, मैं नहीं समझता। जवाब तो देने दो। सीबीआई के कार्यालय में जाती है। लेकिन लोकतंत्र के हत्यारे तो तुम हो। लोकतंत्र के हत्यारे जो गांधी के हत्यारे हैं वो आज लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। गांधी के मनीष पारिक जी को एक बार जवाब देने दीजिए। मनीष पारिक जी को जवाब देने दीजिए। जवाब के अंदर जो पारिक साहब की बात तो सुन लो, कानून की बात भी सुन लो। करते रहोगे। मनीष जी अपनी बात पूरी करिए। मैं ये कह रहा हूँ योगेंद्र जी, कोई भी आईएएस अधिकारी, कोई भी आईपीएस अधिकारी इतना निर्लज्ज नहीं हो सकता कि आप उससे पूछें कि कौन से सेक्शन में कार्रवाई कर रहे हो, कौन सा वारंट है, किसने कहा है, कौन सी एफआईआर है, कौन सी सूचना है, वो बता देंगे एक बार। तो वो पूछ लेनी चाहिए, तो ये सब लोगों का संकट दूर हो जाएगा कि भैया तुम बिना उसके ही क्यों आ रहे हो यहाँ। और अभी जब तक गहलोत जी की सरकार संकट में है, जब तक इनके रिश्तेदार हैं, इनके जानकार हैं, इनके दोस्त हैं, उनके घर मत जाओ, अभी मत जाओ, अभी तो उनके जाओ और जगह जाओ। आलू वाले
वाले के जाओ। क्या बात है। नहीं योगेंद्र जी, इनको चलिए मैं माफी चाहूंगा, मैं क्षमा चाहूंगा, समय कम है, समय कम में मैं माफी चाहूंगा। तो लबोलवाब यही है कि अगर वास्तव में लोकतंत्र में जिन्हें जो अधिकार दिए गए, जो शक्तियां दी गई, अगर उनका इसी तरह से उपयोग सरकार के हिसाब से और आम नजरिए से दुरुपयोग होने लगा, तो मुझे लगता है कि जैन साहब की ये जो बात है, नहीं है 100% योगेंद्र जी जो FIR दर्ज हुई है वो मैं बता दूं आपको 124 से क्या होती है, कानून बताऊं? जो लोकतंत्र के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा। और इसी वजह से जो जन टीवी को डर लग रहा है कि क्या वास्तव में सियासत में, हमारी राजनीति में प्रतिशोध का वायरस तो नहीं आ रहा है। हम लोगों की जिम्मेदारी है आप लोगों को आगाह करना। और मैं कहना चाहूंगा, चाहे आरसी चौधरी जी या मनीष पारिक जी, आप उस लंबी रेस के घोड़े हैं, अभी आप लोग उस मिड फॉर्म में आए हैं, आपको राजनीति बहुत लंबी करनी है। कोशिश करिए कि लोकतंत्र की कुर्बानी के लिए जिन लोगों ने अपनी जान लगा दी, आप लोग रति भर अगर उसकी हम रक्षा कर पाए तो मुझे लग रहा है हमारा सौभाग्य होगा। इस प्रतिशोध को रोकने की कोशिश करिए, हम सब लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। नहीं तो आज नहीं तो कल पछताने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कि काश उस वक्त हम सचेत हो जाते तो बहुत अच्छा रहता। क्योंकि आज आप चला रहे हैं एजेंसीज को, वो एजेंसीज कल आपकी कमजोरी से आप लोगों को चलाएंगी। याद रखिएगा इस बात को। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। खास खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। तो आज एक बौखलाई हुई केंद्रीय भाजपा सरकार ईडी भेजकर छापेमारी शुरू कर रखी है। अचानक ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई कैसे एक्टिव हो गई? जन टीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।